हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स की जो नई एनसीईआरटी की बुक निकाली गई है गणित प्रकाश, इसका जो चैप्टर नंबर 4 है क्वाड्रिलेटरल्स, इस चैप्टर का पेज नंबर 107 में यहाँ पर कुछ फिगर इट आउट करके क्वेश्चन दिए गए हैं। इन सभी क्वेश्चंस को भी हम एक एक करके बनाने के लिए सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आगे की वीडियोज आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि फाइंड ऑल द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ऑब्टेन बाय जॉइनिंग टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स विद साइड्स 4 सेंटीमीटर। आपको दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेने हैं, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स लेना है, उसको कुछ इस प्रकार से ज्वाइन करना है कि वो एक क्वाड्रिलेटरल बन जाए। उसके बाद उसके जितने भी साइड्स और जितने भी एंगल्स होंगे, उन सभी एंगल्स को फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें पहले दो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और उसको ज्वाइन करना होगा। तो हम यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, सारा साइड्स इक्वल होता है। एक साइड अगर 4 सेंटीमीटर दिया गया है तो उसके तीनों जो साइड्स होंगे वो 4 सेंटीमीटर करके होंगे। तो यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर करके देख लो, एक हमने यहाँ पर लाइन सेगमेंट खींच लिया। ये देख लो, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर करके एक लाइन सेगमेंट खींचा है। अब फिर से यहाँ पर 4 सेंटीमीटर करके एक और लाइन सेगमेंट हम यहाँ पर खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से 4 सेंटीमीटर करके एक और लाइन सेगमेंट हमने खींचा, जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स इक्वल होता है। और इसको फिर से हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, देख लो यहाँ पर तीनों जो साइड्स है ये 4 सेंटीमीटर करके आ गया ना। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है और ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब एक दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है, कुछ ऐसा इसको ज्वाइन करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल बन जाए। तो हम इसको अगर यहाँ से बनाएं, यहाँ से एक साइड ले ले इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक साइड अगर हम यहाँ से 4 सेंटीमीटर ले ले, ठीक है, यहाँ से ले, और फिर इसको अगर यहाँ से ज्वाइन कर ले 4 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये देख लो, ये दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल मेरा बन गया। ठीक है, तीसरा वाला साइड ये होगा। तो यहाँ पर ये भी 4 सेंटीमीटर हमने खींचा और ये भी 4 सेंटीमीटर ही तो था। तो ये देखो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल का अगर हम नाम दे दे ए बी सी डी। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना था, इसमें जितने भी साइड्स हैं और जितने भी एंगल्स हैं उसको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। तो जितने भी साइड्स हैं, जैसे इस क्वाड्रिलेटरल का जो साइड है वो क्या है, ए बी बी सी डी और डी ए। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा होगा कि ये जो चारों साइड्स है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, ये चारों साइड देखो यहाँ पर इक्वल है 4 सेंटीमीटर करके। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी इक्वल टू डी ए। ठीक है, कितना सेंटीमीटर करके है, 4 सेंटीमीटर करके। वो साफ तो यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, हालांकि ये जो फिगर है ये रोहम्बस का है, तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं, क्योंकि ए बी सी डी रोहम्बस है, इसलिए इसके चारों साइड्स इक्वल है। अगर नहीं भी लिखते हैं तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम दिखा चुके हैं कि ये 4 सेंटीमीटर करके है। ठीक है, अब इसके सारे एंगल्स भी हमें निकालने हैं। तो ये देखो, इसका एंगल्स यहाँ पर बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है और यहाँ पे एंगल बन रहा है। ठीक है, इसको यहाँ पर नाम देने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये दो एंगल्स में डिवाइड हो जा रहा है, इस वजह से इसका हम एंगल 1 नाम दे देते हैं, इसका 2 नाम दे देते हैं, इसका 3 और इसका यहाँ पर 4 नाम दे देते हैं। ठीक है, अच्छा आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल को जोड़ने पे 60 डिग्री, मतलब तीनों एंगल जो होता है 60 डिग्री का होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो तीनों एंगल होता है 60 डिग्री का होता है। तीनों एंगल को जोड़ने पे तो 180 होता है, पता है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारा एंगल 60 डिग्री करके होता है। दैट मीन्स कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। इसी प्रकार से ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था तो ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी नो दैट, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल triangle
इज 60 डिग्री, इक्वल टू 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्रत्येक एंगल जो है 60 डिग्री का है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल, इसका नाम दिए हैं 4, इसका डी है, इसका 1 है, इसका 2 है, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल डी, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं एंगल डी इक्वल टू एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल बी, इस एंगल का नाम बी है ना, एंगल बी, इस एंगल का नाम एंगल 3 है और इस एंगल का नाम एंगल 4 है, सब बराबर है। और ये हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि सारे एंगल 60 डिग्री करके है। बट क्वेश्चन में हमें यहाँ पर इस इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के एंगल्स को फाइंड नहीं करना था, हमें इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स को फाइंड करना था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल, किस प्रकार क्वाड्रिलेटरल है ये भी दिख रहा है कि ये रोम्बस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, ये कंपलसरी नहीं है, बट मैंने यहाँ पे दे दिया है, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एंगल ए का वैल्यू अगर हम निकालें, एंगल ए का वैल्यू निकालें, तो यहाँ पर ये एंगल को दोनों को देखो, यहाँ पर एंगल ए में 2 एंगल है, अगर हम पूरा एंगल निकालेंगे तो एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ना पड़ेगा, तो एंगल 3 प्लस यहाँ पर एंगल 4 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 3 का 60 और 4 का 60, तो 60 प्लस 60 हो जाएगा 120 डिग्री। सिमिलरली अगर हम एंगल सी निकालें, ठीक है, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिमिलरली हम एंगल सी निकालेंगे, तो यहाँ पे एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2, और दोनों एंगल जो है 60 डिग्री करके था, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। तो ये तो एंगल ए और सी निकल गया, और बी और डी बच गया। तो बी और डी का तो ऐसे 60 डिग्री है, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। दैट्स इट, यहीं पे आपका जो आंसर है वो ख़त्म हो गया। तो ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वो जो 1 है ये मैंने कंप्लीट करवा दिया है। चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ काइट व्हिच डायगोनल्स आर ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमें एक काइट कंस्ट्रक्ट करना है जिसका जो डायगोनल्स है वो 6 सेंटीमीटर का और 8 सेंटीमीटर का है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल खींचेंगे, इस तरह से एक लाइन खींच लेंगे। फिर दूसरा जो डायगोनल्स ये 8 सेंटीमीटर का दिया हुआ है, तो हम इसके परपेंडिकुलर में एक 8 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। परपेंडिकुलर खींचे, दैट मीन्स कि यहाँ से हमें 90 डिग्री खींचना पड़ेगा। इसके बाद हम इनको इस प्रकार से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि ये वाला जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट करता है, मतलब इसका कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होगा। लेकिन ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट नहीं करता है, इसकी एक लेंथ छोटी होती है, एक लेंथ बड़ी होती है। तो जो भी काम हमने यहाँ पर करा रफ स्केच में, इसी को अब यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करा था, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट खींचा था, तो हम यहाँ पर जो 6 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट जो दिया गया है इसको खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, हाँ, यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। अब इसका आपको मिड पॉइंट खोजना है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि ये जो डायगोनल है ये बाइसेक्ट करता है, तो इसका हमें मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। तो इस डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो कितना होगा, ये पूरा 6 सेंटीमीटर है, तो 6 का आधा कितना होगा, 3, तो इसका मिड पॉइंट हम लेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर कहाँ पर है, इस जगह पे है, इस पॉइंट पे। तो यहाँ पे हम इस तरह से एक कट मार्क लगा देंगे, और यहाँ से अब आपको 90 डिग्री खींचना है, ठीक है। तो यहाँ से 90 डिग्री हम इससे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ से 90 डिग्री हम यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है, लगभग यहाँ पर आएगा। तो यहाँ से इसको हम इस प्रकार से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इस पॉइंट पे आया था ना, यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तो मैंने बताया कि इसका मिड पॉइंट लेकर आपको इस तरह से यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर लेना है प्रोटेक्टर से, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी है कि इसका मिड पॉइंट आपको खोजने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको ये कंपास ले लेना है और यहाँ से आपको आधा से ज़्यादा लेके इधर से एक बार कट लगाना है,
और फिर यहाँ पर रख के इधर से एक बार कट लगाना है, फिर नीचे भी इसी तरह से यहाँ पे कट लगाना है और फिर इधर रख के नीचे भी आपको कट लगा देना है। तो इससे क्या होगा कि जो लाइन आप ड्रॉ करोगे ना, तो वो मिड पॉइंट से ही जाएगा और वो 90 डिग्री होगा। तो एक तो वो भी तरीका हो गया और ये भी एक दूसरा तरीका हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक जो लेंस है, ये वाला जो लेंस है, ये तो हमने खींचा था 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर खींचा था। दूसरा डायगोनल का जो लेंथ है ये 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और मैंने ये भी बताया था कि ये जो डायगोनल होता है ये बाइसेक्ट नहीं करता है, मतलब कि एक इसमें से छोटा होगा एक बड़ा होगा। तो इसको आप एक इसकी जो लेंथ होगी आप 4+4 नहीं कर सकते हो, क्योंकि बाइसेक्ट मतलब आधा आधा। तो ये तो बाइसेक्ट हमने आधा आधा कर दिया, इसमें एक बड़ा एक छोटा वैल्यू आपको लेना है। तो आप चाहो तो इसमें 5 3 ले सकते हो, आप इसमें चाहो तो 6 2 ले सकते हो, इसमें आप चाहो तो 7+1 ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक वैल्यू बड़ा और एक दूसरा छोटा लेना होगा। ठीक है ना, तो इसमें हम क्या कर रहे थे, इसमें तीनों में से आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं 5+3। तो हम ऊपर में क्या करते हैं, ऊपर में हम यहाँ से 5 सेंटीमीटर, देखो मेरा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर आ जा रहा है। ठीक है, ओके, तो हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, पहले 5 सेंटीमीटर यहाँ से ऐसे नाप लेंगे, यहाँ तक मिला। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मिला, और फिर हम यहाँ से कट कर देंगे 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ से फिर आपको कट करना है, इसे 5 सेंटीमीटर आपको कट कर लेना है। सेम आपको इधर कितना दिया गया, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऊपर हमने कट किया, और ये जो 3 सेंटीमीटर है ये हम नीचे कट करेंगे। देखो दो तरीका है, एक तो 5 सेंटीमीटर हम चाहे तो ऊपर भी कट कर सकते हैं, और अगर मेरे पास ऊपर में स्पेस कम आ रहा है तो इसको हम नीचे में भी कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ऊपर नीचे कहीं पर भी कट कर सकते हो, जैसे हम नीचे भी कट कर दिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर कट कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। बस याद रखना है कि दूसरा जो ये 3 सेंटीमीटर है, तो अगर हम इसको 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं तो ऊपर में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर होगा, और अगर इसको 5 लेंगे तो नीचे 3 होगा। तो हम क्या करते हैं, नीचे ही 5 रहने देते हैं और ऊपर में 3 सेंटीमीटर कट करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से हम 3 सेंटीमीटर नापेंगे, ये 3 सेंटीमीटर नापा, और फिर यहाँ से हम रखेंगे इसको और इस तरह से कट कर लेंगे। और बस जो हमें पॉइंट्स मिला है, इन पॉइंट्स को बस हम ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर ये पॉइंट्स आपको रख लेना है। ठीक है, इसको ऐसे रखना है और इसको ज्वाइन कर देना है। फिर यहाँ पर इसको रखेंगे और इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना है, फिर देन इसको यहाँ पर ज्वाइन करना है। ठीक है, ये देखो इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया, और फिर एक जो लास्ट यहाँ पर बच गया इसको ज्वाइन कर लेते हैं ये। ठीक है, अब इसका नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे नाम P दे देते हैं, इसको Q, इसको R और इसको S। अब देखो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि हियर PQRS इज ए काइट, PQRS इज अ काइट, ये काइट है। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे बोल भी सकते हैं कि OP बराबर है OR का, एंड एंगल ये जो O है, या फिर POS है, एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री हमने खींचा, ये भी हम लिख सकते हैं। इसमें ये साइड बराबर होता है और ये साइड बराबर होता है। दैट्स इट, ख़त्म हो गया। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्ट करना है तो लिखने का ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्रैपीजियम्स। यहाँ पर 2 ट्रैपीजियम्स दे रखे हैं, इसमें जो भी बचे हुए एंगल्स है, जैसे इस ट्रैपीजियम में यहाँ पर एक एंगल है, यहाँ पर ये एंगल, ये बचा हुआ एंगल है, ये आपको फाइंड आउट करना है। या फिर इस ट्रैपीजियम में यहाँ पर ये तीनों एंगल्स बचे हुए हैं, ये आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। पहले हम ये फर्स्ट वाले पार्ट को बनाते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर एक रूल सिखा रहा हूँ, आपको याद रखना है। जैसे अगर 2 पैरेलल लाइन्स हो, जैसे ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स है, अगर इसमें एक ट्रांसवर्सल खींचा जाए, 2 पैरेलल लाइन्स के बीच में ये जो एक लाइन होता है ना, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। तो इसके अंदर का ये जो एंगल होता है, ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इसका सम 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी अगर हम इस फिगर में देखें तो ये देखो, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल लाइन्स हैं। ठीक है, ये एरो करके दिखाया है, मतलब ये दोनों पैरेलल्स हैं। और अब अगर हम ये वाला ले ट्रांसवर्सल,
जैसे ये और ये पैरेलल लाइन से अगर इसको हम ट्रांसवर्सल ले तो इसका ये देखो, ये जो इंटीरियर एंगल होगा, ये जो इंटीरियर एंगल होगा, ठीक है, ये दोनों पैरेलल से, ये ट्रांसवर्सल हमने खींचा, तो ये दोनों का जो सम होगा वो 180 के बराबर होगा। तो अगर हम इसका नाम ले ले, इसका नाम P, इसका Q, इसका R और इसका S ले ले, तो ये एंगल को जोड़ेंगे, ये दोनों एंगल को बराबर 180 कर देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जो दिया गया PQRS एक ट्रापीजियम है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। आंसर में हम लोग क्या लिखेंगे कि PQRS इज अ ट्रेपीजियम। PQRS क्या है? ट्रापीजियम है। तो ट्रापीजियम है तो भाई P और S को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों लिखें? तो इसका पीछे का आपको यहाँ पर ना रीज़न भी लिख लेना है, ठीक है। जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया, क्या बताया था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल, हम इधर से लिख लेते हैं पूरा, ठीक है ना, इंटीरियर एंगल्स ऑन द, ऑफ नहीं है, ठीक है ना, ऑफ काट देना, ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बस ये वाला रीज़न आपको डाल देना है। अब इसके बाद ये जो P की वैल्यू है ये 135 डिग्री दे रखा है, तो एंगल P के जगह पे हम यहाँ पर, एंगल P के जगह पे हम 135 डिग्री लिखेंगे, ठीक है, 135 डिग्री प्लस एंगल S के जगह पे एंगल S हम रहने देंगे और बराबर 180 डिग्री है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। अब ये 135 इधर आके घट जाएगा तो एंगल S बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री। तो इससे एंगल S की वैल्यू निकल जाएगी, 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, 45 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने एंगल S निकाला। ये जो एक एंगल है ये एंगल S 45 डिग्री निकल गया। सेम इसी प्रकार से हम बोल सकते हैं कि Q प्लस R को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली, ठीक है, एंगल Q प्लस एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री। आप चाहे तो ये वाला जो रीज़न मैंने यहाँ पर दिया हुआ था, सेम यही रीज़न आप यहाँ पे डाल सकते हो, क्योंकि हम ऑलरेडी एक बार लिख चुके हैं तो हम नहीं चाहते कि टाइम वेस्ट हो, तो इसको आप यहाँ पे लिख लेना पूरा, ठीक है। यहाँ पे एक जो एंगल दे रखा था, ये एंगल Q का 105 डिग्री दिया हुआ था, तो एंगल Q के जगह पे हम ये 105 डिग्री रहने देंगे और एंगल R यहाँ से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये एंगल R इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 105 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल R का वैल्यू 10 में 5 गया तो 5, यहाँ पे 7 बच गया, तो 7 में 0 घटाएंगे 7 ही होगा, यानी कि 75 डिग्री हो गया। तो ये यहाँ पे एंगल R का वैल्यू 75 डिग्री निकल गया, ठीक है। इसका एंगल कितना निकला? इसका एंगल निकल गया 75 डिग्री। तो देख लो, इसके चारों एंगल्स यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिए। तो फर्स्ट पार्ट मेरा हो चुका है। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हम इसका नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है। सेकेंड पार्ट बना रहे हैं, यहाँ पे सेकेंड पार्ट बना लेते हैं। अब देखो, इसमें यहाँ पर अगर देखा जाए, अब ये इसका वैल्यू पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि ये दोनों, ये ट्रापीजियम है, ABCD ट्रापीजियम है, तो इसको पहले लिख लो कि ABCD इज अ ट्रापीजियम, ABCD इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। तो ट्रेपीजियम है तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, तो एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। कारण क्या डालना है? कारण आपको सेम वही डालना है जो मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ठीक है, वही वाला यहाँ पे डाल देना, ओके। अब यहाँ पर एंगल D का वैल्यू 100 डिग्री दिया हुआ है, तो D के जगह पे 100 डिग्री हम पुट कर देंगे, एंगल A रहने देंगे, D के जगह पे हमने यहाँ पे 100 डिग्री पुट कर दिया, बराबर 180 डिग्री कर दिए। तो यहाँ से एंगल A अगर हम निकालेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा, इधर 100 आएगा तो एंगल A का वैल्यू कितना डिग्री निकल जाएगा? हटाएंगे तो 80 डिग्री निकल जाएगा,
तो यहाँ से हमने एंगल ए निकाल लिया 80 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ए हमने निकाला 80 डिग्री। अब यहाँ पर एक चीज़ समझना, ये जो ऐसे लाइन में कट दे रखा है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं। और जब ये दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होता है, दो ये नॉन पैरेलल साइड्स है, दोनों पैरेलल साइड्स है, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, और जब दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं तो इसे हम आइसोस्केलस ट्रापीजियम कहते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये देख लो, आइसोस्केलस ट्रापीजियम ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। जब दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं किसी ट्रापीजियम में तो वो आइसोस्केलस ट्रापीजियम कहलाते हैं। और आइसोस्केलस ट्रापीजियम में यहाँ पर क्या होता है, ये अगर दो इक्वल साइड्स हैं तो यहाँ पे लिखा गया द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। कहने का मतलब है कि ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, तो इसके अपोजिट में जो एंगल होगा, जैसे ये 100 डिग्री है तो ये एंगल भी 100 डिग्री ही होगा। मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, और ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा। समझ में आया? तो बस इसी चीज़ को हम यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि वी नो दैट, इसको लिखकर ये वाला जो लाइन है ना, इन एन आइसोस्केलस ट्रापेजियम द एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इस लाइन को यहाँ पर पूरा लिख देना। ठीक है, ये वाला लाइन को पूरा, एंड देयरफॉर यहाँ पर लिख लेना कि एंगल डी इक्वल टू एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 100 डिग्री, एंड एंगल ए बराबर एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 80 डिग्री। दैट्स इट, हो गया आंसर कंप्लीट। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ अ वेनन डायग्राम शोइंग द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स। यहाँ पर हमें एक वेनन डायग्राम बनाना है जिसमें पैरेललोग्राम्स, काइट्स, रोम्बसेस, रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स को शो करके दिखाना है। देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फिर इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इसके आंसर्स भी हमें देने हैं। तो पहला काम है वेनन डायग्राम बनाना। वेनन डायग्राम बनाने के लिए ऑलरेडी हमने कुछ का सीखा था। जैसे हमने ये वाला सीखा था कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो रेक्टेंगल्स होता है, और उसका हमने वेनन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनाने के लिए सीखा था। जैसे सपोज कर लो कि ये स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है, तो जितने भी स्क्वायर होते हैं ये रेक्टेंगल होता है। तो हमने क्या करा था, इसके ऊपर रेक्टेंगल बनाया था, याद होगा आपको, इस तरह से हमने रेक्टेंगल बना दिया था। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि जितने भी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर, जितने भी रेक्टेंगल या फिर स्क्वायर जो होता है ये पैरेललोग्राम भी होता है। तो इसके ऊपर हमने क्या करा था, याद होगा आपको, हमने पैरेललोग्राम भी बनाया था। ठीक है, यहाँ तक हम ऑलरेडी इसके पहले भी सीखे हुए हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ और दे दिया गया है, एक दे दिया गया है काइट्स और दूसरा दे दिया गया है रोम्बस। अब इसको कैसे शो करके दिखाएं? देखो, स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, और काइट्स का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, थोड़ा ध्यान समझना। ये समझ लो कि हमने एक काइट बनाया, काइट में क्या होता है, ये बराबर होता है और ये बराबर होता है। ठीक है, और इसका जो डायगोनल्स होता है इस जगह पे 90 डिग्री इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, और स्क्वायर में आपको पता ही होगा कि इसमें ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं, और ये जो डायगोनल्स होता है इस जगह पे 90 डिग्री इसमें भी बनता है। तो देखो, काइट्स में अगर ये दोनों इक्वल है तो स्क्वायर में भी ये दोनों इक्वल बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल, चारों साइड्स इक्वल, तो ये दोनों तो इक्वल है ही। काइट्स में ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल है, मतलब ये साइड बराबर, ये साइड बराबर। काइट्स में यहाँ पर 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी यहाँ पर 90 डिग्री होता है। ये वाला जो डायगोनल होता है काइट का, ये बाइसेक्ट करता है, तो यहाँ पर ये वाला जो डायगोनल है ये भी बाइसेक्ट करा। मतलब कि यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर होता है ये भी एक प्रकार का काइट होता है, स्क्वायर भी एक प्रकार का काइट होता है। मतलब ऑल स्क्वायर्स आर काइट, ऑल स्क्वायर्स आर काइट। जो स्क्वायर होता है वो काइट होता है। जिस प्रकार से स्क्वायर रेक्टेंगल्स होता है तो हमने स्क्वायर को रेक्टेंगल के अंदर रखा, इसी प्रकार से जो स्क्वायर होता है वो काइट भी होता है, तो स्क्वायर को हम काइट के अंदर भी रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से काइट बना लिए। समझ में आया? स्क्वायर, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं सभी स्क्वायर्स काइट्स होते हैं। ओके, अब एक आपका बच गया रोहम्बस। अब रोहम्बस जो होता है, जितने भी स्क्वायर्स होते हैं ना वो रोहम्बस भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है।
क्योंकि रोहम्बस में क्या होता है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, पता होगा, और डायगोनल जो होता है यहाँ पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। बस दोनों में अंतर क्या होता है, इसमें डायगोनल्स इक्वल होता है, इसमें डायगोनल्स इक्वल नहीं होता है, बस 90 डिग्री पे ये इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस में भी चारों साइड्स इक्वल होता है। रोम्बस में यहाँ पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, स्क्वायर में भी यहाँ पर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर भी एक प्रकार का रोम्बस ही है। लेकिन क्या हम रोम्बस, स्क्वायर भी एक प्रकार का रोम्बस है, लेकिन रोम्बस को क्या हम स्क्वायर बोल सकते हैं? रोम्बस को क्या हम स्क्वायर बोल सकते हैं? नहीं, रोम्बस को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि रोम्बस में ये जो साइड्स होता है, ये 90, ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का नहीं होता है, बट स्क्वायर में यहाँ पर ये 90 डिग्री होता है, पता होगा। तो आप स्क्वायर को रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, आप रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, लेकिन हाँ आप स्क्वायर को रोम्बस जरूर बोल सकते हो। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है, सभी जो स्क्वायर्स होते हैं ये रोम्बसेस होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी आपका कहीं ना कहीं रोम्बस होगा। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है ये आपका रोम्बस है। ठीक है, ध्यान रखना, एक मिनट। हाँ, ये वाला जो एरिया, मैं यहाँ पे इसको पेन से कर दे रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये आपका रोम्बस हो गया। ठीक है, ये वाला तो पता चल गया, ये वाला स्क्वायर था। ठीक है, और ये वाला जो आपका एरिया हो गया ये वाला, ठीक है, ये क्या हो गया, ये आपका रोम्बस हो गया। तो यहाँ पे इसको हम रोम्बस लिख देते हैं। समझ में आया? यहाँ तक आपको वेनन डायग्राम समझ में आया? तो इस तरह से आपको वेनन डायग्राम बना लेना है। ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा बनाना, हो सकता है यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लग रहा होगा, बट साफ सुथरा बनाना जब आप फ्रेशली बनाओगे तो। ओके, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसके आंसर्स को समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट का आंसर हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ पैरेललोग्राम? कौन सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो कि काइट और पैरेललोग्राम दोनों है? अब इसमें देखो, काइट और पैरेललोग्राम कहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है? काइट यहाँ पर है, ठीक है, काइट के अंदर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। ठीक है, काइट के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है? स्क्वायर। और पैरेललोग्राम के अंदर आपको दो चीज दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा होगा स्क्वायर, ठीक है, एक दिखाई दे रहा होगा, ऐसे तो है रेक्टेंगल भी, है रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम के अंदर, बट ये जो रेक्टेंगल है ये काइट के अंदर तो नहीं है ना। तो कोई ऐसा लेना है इसमें से जो पैरेललोग्राम के भी अंदर हो और काइट के अंदर भी हो। तो देखो, काइट के अंदर ये स्क्वायर भी है और काइट के अंदर ये रोम्बस वाला पार्ट भी है। रोम्बस था ना, आपको याद होगा, ये वाला रोम्बस था। तो काइट के अंदर ये रोम्बस, स्क्वायर और रोम्बस दोनों है, और पैरेललोग्राम के अंदर भी ये स्क्वायर, देखो ये अंदर में ये वाला पूरा है ना, देखो अंदर में ये स्क्वायर और ये रोम्बस दोनों है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्क्वायर एंड रोम्बस। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? स्क्वायर एंड रोम्बस। बहुत सिंपल है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं करना है, बस आपको आंसर इस तरह से लिख देना है। क्यों स्क्वायर और रोम्बस हुआ समझ में आ गया होगा? क्योंकि काइट के अंदर भी स्क्वायर और रोम्बस है और पैरेललोग्राम के अंदर भी स्क्वायर और रोम्बस है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम के अंदर तो है, बट इस काइट के देखो अंदर नहीं है, काइट के ये बाहर है। समझ में आया? अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है कि कैन देयर बी अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ अ काइट एंड अ रेक्टेंगल? क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों हो? क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों हो? काइट और रेक्टेंगल दोनों हो, देखो काइट और रेक्टेंगल दोनों हो। देखो यहाँ पर इस रेक्टेंगल के अंदर ये स्क्वायर है, ध्यान देना, इस रेक्टेंगल के अंदर ये स्क्वायर है, ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर स्क्वायर है और इस काइट के अंदर भी स्क्वायर है। तो ठीक है, ये एक तो ये मेरा ये हो सकता है कि जैसे क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल हो सकता है जो काइट और रेक्टेंगल दोनों हो, तो स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, रोम्बस हो सकता है क्या? क्या रोम्बस हो सकता है? जरा सोचो, क्या रोम्बस हो सकता है? तो रोम्बस देखो, ये जो ये जो आपका ये रोम्बस है, ये वाला पार्ट रोम्बस है, क्या ये रोम्बस इस रेक्टेंगल के अंदर में है? क्या ये रेक्टेंगल में के अंदर है? नहीं, रेक्टेंगल के अंदर में तब रहता है जब ये यहाँ पर पूरा रहता है। ठीक है, सॉरी, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा अगर ऐसे रहता है यहाँ से, तब ये रेक्टेंगल के अंदर रहता है। ठीक है, ये जो रोम्बस है
ये रेक्टेंगल जो मेरा यहाँ तक आया है, अगर ये यहाँ तक आता तब हम बोलते हैं कि रोम्बस अंदर में है, लेकिन ये जो रोम्बस है इस रेक्टेंगल के अंदर नहीं है। जो रेक्टेंगल वाला जो डायग्राम आप देख रहे हो ये यहीं तक था, यहाँ तक था, ऐसे था, ये पूरा इसके अंदर नहीं है। हाँ, रेक्टेंगल के अंदर में, ये रेक्टेंगल के अंदर में, ये जो रेक्टेंगल है इसके अंदर में एक आपका ये स्क्वायर है, और काइट के अंदर भी यहाँ पर ये स्क्वायर है। काइट के अंदर तो ये रोम्बस है, लेकिन रेक्टेंगल के अंदर में ये रोम्बस नहीं है। तो इस बार जो आंसर होगा ओनली स्क्वायर होगा। ध्यान से समझते जाना, ठीक है, जो भी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना, समझ में आ गया। इसमें सिर्फ स्क्वायर होगा, रोम्बस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो रोम्बस है ये रेक्टेंगल के अंदर में नहीं है, ठीक है। ये अंदर में तब रहता है जब ये पूरा यहाँ से रहता है, बट ये यहाँ तक है, ठीक है, समझ में आया। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि इज एवरी काइट अ रोम्बस, क्या सभी काइट्स रोम्बस होते हैं? तो नहीं, सभी काइट्स रोम्बस नहीं होते हैं, सारे काइट्स रोम्बस नहीं होते हैं। हाँ, सभी रोम्बसेस काइट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे काइट्स रोम्बस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे ये वाला काइट है, ठीक है, अब इस काइट के अंदर में क्या है, इस काइट के अंदर में रोम्बस है, तो सभी रोम्बसेस को हम काइट्स बोल सकते हैं, लेकिन सभी काइट्स को रोम्बस नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमने यहाँ पर, याद होगा आपको पढ़ाया था कि ये स्क्वायर के अंदर में अगर रेक्टेंगल है तो सारे स्क्वायर से रेक्टेंगल हो सकते हैं, लेकिन सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता है। सेम इसी प्रकार से सारे जो ये पार्ट रोम्बस वाला है तो सारा रोम्बस काइट हो सकता है, लेकिन सारे काइट रोम्बस नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इज एवरी काइट अ रोम्बस, तो नो, एवरी काइट इज नॉट अ रोम्बस। तो थर्ड का आंसर लिखेंगे नो, नो एवरी काइट इज नॉट रोम्बस, ठीक है। हाँ, ये बोल सकते हैं इनफैक्ट, या फिर डायरेक्ट लिखो ना, बट ऑल रोम्बसेस, बट ऑल रोम्बसेस आर काइट्स, ये लिख सकते हैं कि सभी रोम्बसेस काइट्स हो सकता है, लेकिन सभी काइट्स रोम्बसेस नहीं हो सकता है, ठीक है। तो बस ये वाला आपको जो लाइन्स है वो लिख देना है। आई होप आपको यहाँ पर ये जो वेन डायग्राम है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, इफ PAIR एंड RODS आर टू रेक्टेंगल्स। यहाँ पर PAIR और RODS यहाँ पर ये दो रेक्टेंगल्स दिए गए हैं। फाइंड एंगल IOD, यहाँ पर एंगल IOD, ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है। अब जैसे कि ये रेक्टेंगल दिया हुआ है RODS रेक्टेंगल है, यानी कि ये जो पूरा एंगल होगा, ये पूरा एंगल होगा, ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री होता है। हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो अगर हम इस एंगल को फाइंड कर ले तो पूरे में से इसको घटा देंगे तो ये एंगल मेरा निकल जाएगा। तो इस एंगल को निकालना। अब ये जो एंगल है कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल का जो सम होता है हमें पता है डिग्री होता है, और चूंकि PAIR भी एक रेक्टेंगल है तो ऑब्वियस ये बात है कि यहाँ पर भी 90 डिग्री होगा। तो ये देख लो, इस ट्रायंगल का दो एंगल तो यहाँ पे हमें पता चल गया, तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, तीनों को जोड़ के बराबर 180 कर देंगे, चूंकि ट्रायंगल का सम 180 के बराबर होता है, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। हम ये वाला सबसे पहले रेक्टेंगल ले रहे हैं, इन रेक्टेंगल PAIR, यहाँ पर लिखेंगे इन रेक्टेंगल PAIR। यहाँ पे एंगल I का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल I इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं RIO, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल RIO। इस ट्रायंगल में हम इन तीनों एंगल को जोड़ेंगे, एंगल, इस एंगल का नाम हम ORI लिखेंगे, क्योंकि हम पूरा R नहीं ले सकते, अगर पूरा R ले लिए तो मतलब ये R पूरा हो जाएगा, तो इस एंगल का नाम हम लेंगे ORI, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल ORI प्लस ये वाला एंगल I पूरा है, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट हम एंगल I लिख सकते हैं, एंगल I प्लस, और ये वाला एंगल कितना, इसका नाम क्या लेंगे, ROI या फिर IOR भी आप ले सकते हो, ठीक है, एंगल ROI।
इक्वल टू कर देंगे 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि रीजन यहाँ पर लिख सकते हैं कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, ये रीजन हम डाल सकते हैं। अब ओ आर आई इसका वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर ओ आर आई के जगह पे 30 डिग्री पुट कर देंगे। आई का वैल्यू देखो हमने यहाँ पर ऊपर में 90 डिग्री निकाला था, तो यहाँ पे 90 डिग्री ले लिए, और इसका वैल्यू हमें निकाल लेना है आर ओ आई का, बराबर हो गया 180 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आर ओ आई रहने देंगे, बराबर 180 डिग्री हो गया। तो यहाँ से ये इधर चला जाएगा, तो एंगल आर ओ आई का वैल्यू 180 माइनस 120 होगा। दैट मीन्स कि आर ओ आई का वैल्यू घटाएंगे तो 60 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने आर ओ आई का वैल्यू निकाल लिया 60 डिग्री। ठीक है, ये वाला जो वैल्यू है ये हमने यहाँ पर 60 डिग्री निकाला। अब जैसे कि मैंने शुरू में ही आपको बोला था, आपको ये वाला एंगल निकालना था आई ओ डी, ये वाला एंगल निकालना था। और पूरा जैसे कि मैंने बोला कि ये 90 डिग्री है, चूँकि आर एस डी ओ या फिर आर ओ डी एस ये जो था रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि सिंस एंगल आर ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिंस एंगल आर ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि जो आर ओ डी एस है ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और रेक्टेंगल का सारा एंगल 90 डिग्री होता है, पता है, इसी वजह से यहाँ पर आर ओ डी बराबर 90 डिग्री हो गया। आर ओ डी एस ये रेक्टेंगल था, तो एंगल आर ओ डी का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, पूरा एंगल 90 डिग्री, और इसका वैल्यू हम 60 डिग्री निकाल चुके हैं। तो अगर हमें ये एंगल निकालना है, अगर हम एंगल पूरा आर ओ डी ले तो यहाँ पर ये दो एंगल आ रहा है। ठीक है, एंगल आर ओ डी में दो एंगल आ रहा है, एक ये वाला एंगल आर ओ आई, यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल आर ओ आई, प्लस में एंगल ये वाला एंगल डी ओ आई, या फिर आई ओ डी भी लिख सकते हैं। आर ओ आई ये वाला एंगल और डी ओ आई ये वाला एंगल। ठीक है, या फिर आई ओ डी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, एंगल डी ओ आई, और इक्वल टू इसका वैल्यू 90 डिग्री दिया हुआ था। ठीक है, एंगल आर ओ डी के जगह पे इसको लिखे हैं, क्योंकि ये दो पार्ट में बटा हुआ था। आर ओ आई का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाला हुआ है 60 डिग्री, तो इसके जगह पे हम यहाँ पे 60 डिग्री पुट करेंगे, ये हम निकालेंगे। डी ओ आई या फिर आई ओ डी बात एक ही है। ठीक है ना, तो ये इधर चला जाएगा, इसके जगह पे हम आई ओ डी लिख देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें आई ओ डी निकालने बोला था। ठीक है ना, तो इसी को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, आई ओ डी भी लिख सकते हैं, डी वाई भी लिख सकते हैं। ये इधर आ जाएगा तो 90 माइनस 60 हो जाएगा, यानी कि एंगल आई ओ डी का वैल्यू घटाएंगे तो 30 डिग्री निकल जाएगा। दैट्स इट, खत्म। तो ये क्वेश्चन हमने 5 बना लिया। चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। सो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर विथ डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर। अब हमें यहाँ पर एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल 6 सेंटीमीटर का हो, बट ट्विस्ट ये है कि इसमें आपको प्रोटेक्टर का यूज़ नहीं करना है। मतलब ये जो प्रोटेक्टर है, इस प्रोटेक्टर का आपको यूज़ नहीं करना है, इसका बिना यूज़ करे हुए आपको स्क्वायर बनाना है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक डायगोनल खींचेंगे 6 सेंटीमीटर का। हम स्केल लेंगे और स्केल से 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल खींचेंगे। ठीक है, यहाँ से हम 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल खींच लेते हैं। यहाँ पर आपको 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल खींचना है। ठीक है, पेन से बनाते हैं ताकि आपको दिखे साफ साफ। 6 सेंटीमीटर का हमने एक डायगोनल खींच लिया। ओके, अब इसमें हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से पॉइंट दे लेते हैं। अब यहाँ पर जो हमने ये डायगोनल 6 सेंटीमीटर का खींचा, यहाँ पे लिख भी देते हैं, ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट का अब आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि स्क्वायर का जो डायगोनल्स होता है वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है, और ये डायगोनल ही हमने खींचा है। ठीक है, तो अब हम इसका क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं, तो आपको ये इसके एक एंड में इस लाइन सेगमेंट का एक एंड में ऐसे रखना है, और आधा से ज़्यादा लेना, आधा लगभग यहाँ पर होगा। ठीक है, आधा लगभग यहाँ पर होगा, आधा से ज़्यादा आपको इस तरह से लेना है, और ऊपर में और नीचे में दोनों साइड में इस तरह से कट मार्क करना है।
जिस प्रकार से इधर से हमने करा सेम वही काम इधर से करना है, यहाँ पर आपको रखना है और यहाँ से आपको फिर इसी तरह से एक कट मार्क करना है ऊपर और नीचे दोनों साइड। ठीक है, ऊपर भी कट मार्क कर दिए, नीचे भी कर दिए। ठीक है, ऊपर अगर यहाँ पर ना मिले तो थोड़ा सा आगे लाइन आप ऐसे बढ़ा सकते हो, या फिर नीचे यहाँ पर भी नहीं मिला तो इसको भी हम थोड़ा सा ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब जिस जगह पर ये इंटरसेक्ट करा है, मतलब ये जो दोनों हमें पॉइंट मिला, इसको बस हमें मिला लेना है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरह से मिला लेंगे, इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। ओके, अब देखो ये मेरा फर्स्ट डायगोनल है और ये मेरा दूसरा डायगोनल है। और आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ होगा स्क्वायर का क्योंकि स्क्वायर बनाने बोला था ना, तो स्क्वायर का आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ा होगा कि उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये जो 6 सेंटीमीटर का डायगोनल है, ये साथ ही साथ ये भी 6 सेंटीमीटर का डायगोनल होगा। और जो डायगोनल्स होता है वो बाइसेक्ट करता है स्क्वायर में, मतलब कि इधर भी 3 सेंटीमीटर, इधर भी 3 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल में 3 सेंटीमीटर नापेंगे। यहाँ पे आपको 3 सेंटीमीटर इस प्रकार से माप लेना है और आपको यहाँ से ऊपर में इस तरह से कट लगाना है और नीचे भी आपको इस तरह से कट लगाना है। ठीक है, अच्छे से कट लगा लेना। 3 सेंटीमीटर ऊपर में 3 सेंटीमीटर लिए थे ना, और नीचे भी आपको 3 सेंटीमीटर लेके इस तरह से कट लगानी है। ठीक है, अब इसके बाद जो भी पॉइंट्स यहाँ पर हमें मिला, इन पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर हमें ये जो पॉइंट्स मिला, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ज्वाइन करा, फिर यहाँ से अब हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेंगे, फिर इधर से ज्वाइन करेंगे यहाँ से यहाँ तक इस प्रकार से। एक मिनट, हाँ, यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और फिर ये वाला इधर से ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर इसको ज्वाइन कर लेंगे। दैट्स इट, ये आपका स्क्वायर बन के कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा है। इसको हम थोड़ा सा चाहे तो और डार्क कर सकते हैं। ऐसे आप पेंसिल से बनाना, मैं यहाँ पे पेन से बना रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिख सके। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, सारे साइड्स भी इक्वल होते हैं, आपको पता होगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो साइड्स माप के भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे 4 सेंटीमीटर का आ रहा है ना, तो सारे साइड्स यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का होगा। तो यहाँ पर हम नाम दे दे ABCD, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ABCD क्या है यार, ABCD क्या है, इज़ स्क्वायर। ठीक है, जिसका चारों साइड जो होगा इक्वल होगा। AB बराबर BC इक्वल टू CD बराबर DA, ये सब सारे इक्वल हो जाएंगे। चाहे ये जो लेंथ हो गया AC एंड BD, ये दोनों 6 सेंटीमीटर करके, ये सब हम लिख सकते हैं। ये लिखना जरूरी नहीं होता है, मेन आपको ये वाला कंस्ट्रक्शन करना था जो कि हम कर चुके हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, CASE इज अ स्क्वायर। यहाँ पर देखो CASE, ये एक स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है। द पॉइंट्स U, V, W एंड X आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। यहाँ पर ये जो पॉइंट है U, V, W, X, ये सब मिड पॉइंट्स है इस स्क्वायर के साइड्स के। अब मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी मिड पॉइंट है, तो ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा। ये भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा। और ये भी मिड पॉइंट है, यानी कि ये साइड्स और ये साइड बराबर होगा। एंड चूंकि ये वाला साइड, ये साइड, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये चारों साइड्स इक्वल होगा। इसीलिए ये वाला जो साइड होगा इस साइड के इक्वल होगा, और ये साइड इसके इक्वल होगा, ये साइड इसके इक्वल होगा, और ये साइड इसके इक्वल होगा। इसी वजह से यहाँ पे हमने सिंगल कट इस प्रकार से लगाया हुआ है। मिड पॉइंट है, इस वजह से ये इक्वल हुआ, और ये स्क्वायर है, स्क्वायर में ये चारों साइड्स इक्वल होते हैं, इस वजह से ये साइड बराबर होगा। इस कारण से ये और ये भी इक्वल है। ठीक है, अब आगे यहाँ पर दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। यहाँ पर ये जो UVWX है, ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजन, इसको ज्योमेट्रिक रीजन के द्वारा बताओ, एज वेल एज कंस्ट्रक्शंस करके बताओ, और मेजरमेंट करके बताओ। तो यार देखो, मेजरमेंट करके तो ये हम तुरंत पता कर सकते हैं कि ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है। कैसे,
तो इसका अगर हम मेज़र कर ले तो ये लगभग 2.5 के आसपास आ रहा है साइड्स। इसको अगर हम मेज़र कर ले तो ये भी लगभग 2.5 के आसपास आ रहा है। इसको अगर हम मेज़र कर ले तो ये भी लगभग 2.5 के आसपास में आ रहा है। और इसको अगर हम मेज़र करें तो ये भी लगभग 2.5 के आसपास में आ रहा है। तो चारों साइड्स तो इक्वल हैं, मतलब ये साइड, ये साइड, ये साइड्स और ये साइड इक्वल है। चारों साइड्स इक्वल किस में होता है? या तो स्क्वायर में होता है या तो रोहम्बस में होता है। तो अब रोहम्बस और स्क्वायर में एक सबसे बड़ा जो डिफरेंस होता है वो ये है कि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं बट रोहम्बस के नहीं होते हैं। तो अगर हम इसका डायगोनल्स देख ले तो इसका जो डायगोनल्स है ये देख लो, ये भी लगभग 3.5 सेंटीमीटर का है और इसका जो डायगोनल्स है ये भी लगभग 3.5 सेंटीमीटर करके है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर डायगोनल्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, डायगोनल्स इक्वल हैं, चारों साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये जो यू भी डब्ल्यू एक्स है ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है। ठीक है, तो हम आंसर में यहाँ पर तो लिख सकते हैं डायरेक्टली कि यू भी डब्ल्यू एक्स इज अ स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर है। बट यही चीज ना आपको अब प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ जाए कि ये एक स्क्वायर है, इसके अंदर में ये सब सारा मिड पॉइंट है, तो शो करके दिखाओ कि ये एक स्क्वायर होगा। ऐसे ही परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें पूछा गया है ना कि अगर ये स्क्वायर है तो क्यों है, इसका ज्योमेट्रिक रीजन दो, ज्योमेट्रिक रीजन दो, कंस्ट्रक्शन करके दिखाओ या मेजरमेंट करके दिखाओ। तो मेजरमेंट के द्वारा तो हम पता कर रहे हैं, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन हमको देना है कि कैसे ये स्क्वायर है, इसको प्रूव करके दिखाना है। चलो प्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक और पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है ना आगे हम समझेंगे, इसको मैं बाद में समझाऊंगा। पहले ये वाला पार्ट आपको मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं अभी इसको पढ़ के आपको समझाने जाऊँ तो फिर इधर वाला भूल जाओगे, है ना। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको ध्यान से समझना, इसमें यहाँ पर ये दो ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, इसको हमें प्रूव करना है ये स्क्वायर है। स्क्वायर प्रूव करने के लिए चारों साइड्स को हम इक्वल प्रूव करके दिखा देंगे और सारा एंगल्स हम 90 डिग्री प्रूव कर देंगे। ठीक है, कैसे होगा? तो ये दोनों ट्रायंगल को हमें पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल हम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख लेते हैं, इन ट्रायंगल सी भी यू एंड सी भी यू लिए, इधर से ए एक्स यू ले लेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ए एक्स यू, हम ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या बराबर है, तो ये साइड और ये साइड बराबर है, यानी कि सी यू बराबर है ए यू का। ठीक है, क्यों? गिवन दिया हुआ है, क्योंकि यू मिड पॉइंट था, वही गिवन दिया था ना। इसके बाद ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएगा, सी भी बराबर होगा ए एक्स का, ये भी गिवन दिया हुआ था। क्यों गिवन दिया हुआ था? क्योंकि बोला था कि ये स्क्वायर है। और एक ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री होगा, ये एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पर लिख देंगे ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों ट्रायंगल अब कॉन्ग्रुएंस हम दिखा सकते हैं, क्योंकि तीन क्राइटेरिया हमारे पास यहाँ पे आ गया है, दो साइड और इसके बीच का एंगल। तो ये एस ए एस साइड एंगल, साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ट्रायंगल सी भी यू कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल ए एक्स यू से। ठीक है, क्यों? तो बाई साइड एंगल साइड से। देखो जिस प्रकार से अभी हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस दिखाया ना, सेम इसी प्रकार से हम इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं, इन दोनों को भी कॉन्ग्रुएंस दिखा सकते हैं। आपको बार बार आप कॉन्ग्रुएंस दिखाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। एक बार अगर आपने कॉन्ग्रुएंस दिखा लिया, दैट्स इट। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर ये दोनों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हो। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो जब ये दोनों ट्रायंगल को अब हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद क्या होता है, इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होता है या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है वो इक्वल होता है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ये हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यू भी बराबर हो जाएगा डब्ल्यू एक्स का। देयरफॉर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यू भी बराबर होगा डब्ल्यू एक्स का। क्यों बराबर होगा भाई? तो बाई CP/CT यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और इस एंगल का नाम ले लेना, ये जो एंगल है इस एंगल का नाम ले लेना एंगल 1, और इस एंगल का नाम ले लेना एंगल 2, और इसको ले लेना एंगल 3। ठीक है, इसको भी ले लो, चलो एंगल 4 इसको भी ले लेना। ठीक है, क्यों लिया हुआ है आगे सब समझ में आ जाएगा।
तो एक तो हमने यहाँ पर ये साइड और ये साइड को बराबर कर दिया, और ये एंगल भी इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का, ये दोनों एंगल भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से बराबर होगा। क्यों बराबर किया हुआ है आगे आपको सब समझ में आ जाएगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पर भी भाई CPCT लिख देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये दोनों ट्रायंगल है, ठीक है। अब जिस प्रकार से हमने इन दोनों ट्रायंगल को अभी हमने कॉन्ग्रुएंट करा, इसी तरह से ये दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा तो ये दोनों साइड इक्वल आया। तो सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि ये साइड और ये साइड भी बराबर होगा, एंड सिमिलरली ये साइड भी बराबर होगा, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ तो, और अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो ये साइड बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली हम डायरेक्ट यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिखेंगे सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली, और ये चारों साइड्स को इक्वल लिख देंगे। सिमिलरली लिख देंगे कि यू भी इज इक्वल टू, ये यू भी बराबर डब्ल्यू एक्स बराबर डब्ल्यू एक्स इक्वल टू यू भी, अच्छा यू भी बराबर भी डब्ल्यू होगा, भी डब्ल्यू छूट गया कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप इधर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर डब्ल्यू एक्स और फिर ये हो गया यू एक्स या फिर एक्स यू बराबर हो जाएगा एक्स यू का। सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये चारों साइड्स बराबर हो जाएगा। इसको ना आप इक्वेशन 1 मान लेना, क्यों, क्योंकि आगे आप समझ में आएगा, टेंशन मत लो, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, बस लास्ट तक देखते रहो। अभी हमने क्या प्रूव करा, हमने इन चारों साइड्स को इक्वल प्रूव कर दिया। तो ये तो पता चल गया चारों साइड्स इक्वल होता है स्क्वायर का, बट अब 90 डिग्री प्रूव करना है। 90 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, तो ये देख लो, ये एक ट्रायंगल हो गया, तो ट्रायंगल का सम 180 के बराबर होता है। ये एंगल 1 प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल 4 करेंगे बराबर 180 डिग्री कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे मेरा एंगल 1 और एंगल 4 की वैल्यू निकल जाएगी। और चूंकि यहाँ पर देखो ये साइड और ये साइड बराबर है, तो इस वजह से एंगल 1 और एंगल 4 भी बराबर होगा। चूंकि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर दो साइड्स बराबर हो तो उसके सामने का जो एंगल होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि, लिख सकते हैं कि सिंस CU बराबर है CV का, सिंस CU बराबर है CV का, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4 का। CU बराबर है CV का, ठीक है, CV ये भी जैसा नहीं लग रहा है, इसको भी कर देते हैं। तो देयरफॉर एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 4, ठीक है। अब ये इन ट्रायंगल हम ले लेते हैं UCV या फिर CVU, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल CVU, ठीक है। इसमें इन तीनों एंगल को जोड़ देंगे। ये तीनों एंगल कौन कौन सा है, तो एंगल C में 90 डिग्री है, तो एंगल C रख देंगे। एंगल V के जगह पे यहाँ पे देखो ये वाला एंगल 4 है, एंगल 4 है, और यहाँ पर एंगल 1 है, तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 बराबर हो गया 180 डिग्री। चूँकि ये एंगल सम प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एंगल C का वैल्यू 90 डिग्री दे रखा है, एंगल 4 एंगल 1 के इक्वल है, यहाँ पे हमने प्रूव करा। इसको अगर हम x मान ले, एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 4 को x मान ले, तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 90 डिग्री और x प्लस x कितना हो जाएगा, 2x बराबर 180 डिग्री होगा। ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा, तो 2x का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री होगा। इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो x का वैल्यू 90 डिग्री बाई 2 होगा, काटेंगे तो 45 डिग्री निकल जाएगा। मतलब x का जो वैल्यू है ये मेरा 45 डिग्री निकल गया। मतलब कि यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया कि ये जो है ये 45 डिग्री होगा और एंगल 1 भी 45 डिग्री होगा, ये दोनों 45 होगा। मतलब एंगल 1 और एंगल 4 45 होगा। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चूंकि x को हमने एंगल 1 और 4 माना था, देयरफॉर लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर है एंगल 4 का बराबर है x इक्वल टू लिख दिए 45 डिग्री। ये सब बराबर था, ठीक है। अच्छा, अभी भी देखो स्क्वायर का हम 90 डिग्री प्रूफ नहीं कर पाए हैं। ये हमने प्रूफ करा कि ये 45 डिग्री है, और हमने ये भी देखा है कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। यहाँ पर ऊपर में मैंने ऑलरेडी प्रूफ करा हुआ है, ठीक है। तो देखो लिखेंगे कि सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल 1, चूंकि यहाँ पर देखो एंगल 1 की यहाँ पर देखो ना, एंगल 1 की जो वैल्यू है, एंगल 1 का वैल्यू 40 डिग्री निकाला है,
और चूंकि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, चूंकि हम ऑलरेडी प्रूव्ड कर चुके हैं ऊपर में, यहाँ पे लिख दिए प्रूव्ड अबव, देयरफॉर लिख सकते हैं हम कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल टू, एंगल 1 का 40 डिग्री है तो 2 का भी 40 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ से एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू हमने फाइंड आउट करा है। हमने एंगल 1 का निकाल लिया, एंगल 2 का निकाल लिया, अब बस ये वाला एंगल निकालना बाकी है। अब चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, चूंकि हम यहाँ पे लिखेंगे, एक मिनट थोड़ा सा दूसरा पेज ले लेते हैं। ठीक है, ये दूसरा पेज ले, चूंकि ये जो पेज है ऑलरेडी मेरा पूरा भर चुका है। देखो ध्यान से समझना, चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे सिंस CUA इज अ स्ट्रेट लाइन। चूंकि CUA एक स्ट्रेट लाइन है तो इन तीनों को जोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2 बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू दोनों हम यहाँ पर 45 डिग्री निकाल चुके हैं। तो एंगल 1 के जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे, एंगल 3 हम यहाँ पे रहने देंगे, एंगल 2 के जगह भी 45 डिग्री पुट करेंगे, बराबर 180 डिग्री कर देंगे। तो यहाँ पर 45 प्लस 45 हो जाएगा 90 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 3 का वैल्यू हो जाएगा 90, इधर आके घट जाएगा, तो एंगल 3 का वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री। देख लो ये एंगल 3 90 डिग्री आ गया। तो सिमिलरली हम लिख देंगे कि एंगल U अगर 90 डिग्री आया, एंगल 3 मतलब एंगल U ये वाला। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि सिमिलरली एक बार जब आपने दिखा दिया ना तो और आपको बार बार करने का जरूरत नहीं है। U का अगर एंगल U जो है बराबर होगा एंगल V का, क्योंकि ये सब 90 डिग्री होंगे, एंगल V, और एंगल W के भी बराबर होगा, एंगल W, और एंगल X के भी बराबर होगा। ठीक है, एंगल X, और बराबर कितना कर देंगे 90 डिग्री। ठीक है, ये सब मेरा 90 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि एक बार अगर हमने प्रूव कर दिया तो बार बार आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो बाकी एंगल भी 90 डिग्री ही होगा। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको यहाँ पर इक्वेशन 2 मान लेना। देखो पीछे हमने इसको इक्वेशन 1 माना था, चारों साइड्स यहाँ पे हमने इक्वल दिखाया था, चारों एंगल भी इक्वल आ गया है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि ये जो UVWX है ये क्या है, स्क्वायर है। UVWX इज अ स्क्वायर। ठीक है, इस वजह से हम UVWX को क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। तो बस यहाँ तक आपको ना ये चीज़ ना प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षा में क्वेश्चन आ जाएगा ये चीज़। तो ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ स्क्वायर विदिन अ स्क्वायर सच दैट द वर्टिसेस ऑफ द इनर स्क्वायर लाई ऑन द साइड्स ऑफ द आउटर स्क्वायर एज शोन इन फिगर बी। अब देखो यहाँ फिगर बी में क्या दिखाया गया है कि ये वाला जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना फिगर, इसी को थोड़ा सा घुमाया गया है। जब इसको घुमाया गया तो ये वाला देखो लाइन यहाँ आ गया, ये थोड़ा सा नीचे आया, ये इधर आया, और ये वाला पार्ट थोड़ा सा ऊपर चला गया। ठीक है, इसको थोड़ा सा और घुमाया गया है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो यहाँ पर घुमाया गया है, इस फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑफ अ स्क्वायर, आपको कुछ और भी तरीके बताने हैं कि कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करा गया है। ये कंस्ट्रक्ट कर पाना कब पॉसिबल होगा या कैसे पॉसिबल होगा। देखो एक चीज़ ध्यान देना, अगर हम इस डायगोनल को मिला देते, ठीक है, इस डायगोनल को मिला देते तो ये देखो ये बन जाता है एक रेक्टेंगल, क्योंकि ये और ये अपोजिट साइड से ये बन जाता है एक रेक्टेंगल, बनता ना। यानी कि ये साइड या फिर ये साइड ही ले लो, ये तीनों साइड्स आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर VX और ES क्या होगा, बराबर होगा। मतलब इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो ये डायगोनल है, इस स्क्वायर का ये जो डायगोनल है, इस स्क्वायर के साइड्स के ये इक्वल है। ठीक है, एंड यही कारण है कि यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्ट कर पाना जो है ये पॉसिबल हो पाया है। तो अगर मान के चलो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, मैं यहाँ पे नाप ले रहा हूँ कितने सेंटीमीटर का है,
ये अगर मान के चलो पूरा लगभग 3.5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, लगभग यहाँ से यहाँ तक 3.5 सेंटीमीटर का है। तो इसका भी जो डायगोनल्स होगा ऑब्वियस सी बात है ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो भी स्क्वायर कंस्ट्रक्ट हो पाना ये पॉसिबल हो सका है क्योंकि इसकी जो डायगोनल्स होगी ना, इसकी ये जो डायगोनल्स होगी ये इसके स्क्वायर के साइड से ग्रेटर होगी, तभी ये पॉसिबल हो पाया है, अदरवाइज फिर ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो बी नंबर में आपको कुछ लिखना नहीं है, आप मतलब कुछ ऐसा बनाना नहीं है, सॉल्यूशन नहीं करना है। बी नंबर में आपको बस एक चीज लिख देना है कि द डायगोनल्स ऑफ इनर स्क्वायर, अंदर के स्क्वायर का इनर स्क्वायर इज मस्ट बी greater than the sides of the outer square। मतलब कि जो डायगोनल्स होगा वो या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल टू हो, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू भी हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये इक्वल था ना, ये इक्वल था। तो या तो ग्रेटर देन होगा या फिर इक्वल टू द साइड्स ऑफ द आउटर स्क्वायर। ये जो आउटर स्क्वायर है इस स्क्वायर के साइड्स के ये डायगोनल या तो इक्वल होना चाहिए या तो फिर इसके साइड से ये ग्रेटर होना चाहिए डायगोनल। ये डायगोनल देखो ग्रेटर है, आपको देखने में भी लग रहा होगा। यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा है तो मैं यहाँ पर आपको स्केल से माप के भी दिखा दे रहा हूँ। इसकी जो साइड्स है यहाँ पर देखो लगभग 3.5 या 4 के आसपास में आ रहा है, बट इसकी अगर आप लेंथ देखो तो लगभग ये आपको 4 सेंटीमीटर से इतना चला जा रहा है, मतलब इससे ये बड़ी है। तो ये कंस्ट्रक्ट हो पाना तभी पॉसिबल है जब इसका डायगोनल का लेंथ मतलब अंदर वाले स्क्वायर के डायगोनल का लेंथ आउटर वाले स्क्वायर के साइड से ग्रेटर हो, ठीक है। कम होगा ना, फिर जैसे 3.5 से कम होगा तो फिर यहाँ पर ये जो टच हुआ है ना ये टच नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा फिर, ठीक है ना। तो बस आपको करना क्या है, बी नंबर में ये वाला आपको लिख देना है, बस दैट्स इट। ये आपका यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करा है। चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ क्वाड्रिलेटरल हैज 4 इक्वल साइड्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स इक्वल हो और एक एंगल 90 डिग्री का हो तो विल इट बी अ स्क्वायर, क्या वो स्क्वायर होगा। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। अब बस वैसे ही है, इसको भी आपको प्रूव करके दिखाना है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड्स इक्वल हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, तो वो स्क्वायर होगा या नहीं होगा। कैसे प्रूव करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर यानी एक क्वाड्रिलेटरल का हम यहाँ पर फिगर बनाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, यहाँ पर एक स्क्वायर टाइप का एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। फिर इसको हम प्रूव करने के लिए सीख जाएंगे कि ये स्क्वायर होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक क्वाड्रिलेटरल पहले फॉर्म कर ले रहे हैं, इसको यहाँ से हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा बच गया, इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ओके। अब यहाँ पर जैसे बोला गया था कि इसके चारों साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड ये इक्वल हो गया, ठीक है। इसका यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक एंगल कोई सा भी 90 डिग्री है। सपोज कि हम इस एंगल को 90 डिग्री मान लिए, क्योंकि बोला गया है कोई एक ही एंगल 90 डिग्री है। अब इसको हम यहाँ पर इस प्रकार से ज्वाइन कर लेते हैं, एक डायगोनल को हम यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार से। तो आधा काम मेरा यहाँ पर हो चुका है फिगर में, अब बाकी आपको यहाँ पर बनाना है। इसका यहाँ पर थोड़ा सा नेमिंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। हमें प्रूव करके दिखाना है कि ये स्क्वायर है। अभी गिवन क्या दे रखा है, गिवन दिया गया है, गिवन लिख लो, गिवन दिया गया है कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। तो लिखेंगे कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ये हमें गिवन दे रखा है और ये भी गिवन दे रखा है कि चारों साइड्स इक्वल है, यानी कि
ए बी बराबर है बी सी का बराबर है सी डी का बराबर होगा डी ए का, ये भी गिवन दे रखा है। और एंगल ए भी यहाँ पर दे रखा है 90 डिग्री, कोई एक एंगल 90 डिग्री है तो हम यहाँ पर एंगल ए को 90 डिग्री माने हैं। तो ये हमें गिवन दे रखा है। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिख लेते हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी स्क्वायर है, यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, चारों साइड्स को इक्वल प्रूफ करके दिखा देंगे और सारा एंगल्स 90 डिग्री होगा, ये भी प्रूफ करके हम दिखाएंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ से अब हम प्रूफ करना शुरू करते हैं। देखो ध्यान समझना, और एक बात और याद रखना कि स्क्वायर में चारों साइड्स इक्वल भी होते हैं और इसका ये जो डायगोनल्स होता है ये भी इक्वल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, और सारा एंगल भी 90 डिग्री होता है। ये सब अभी हम यहाँ पर प्रूव करेंगे। सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल को लेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को हम पहले कॉन्ग्रुएंस दिखाएंगे। इन दोनों ट्रायंगल का नाम ले लो, इन ट्रायंगल ए डी बी, इन ट्रायंगल ए डी बी, एंड ए से स्टार्ट किए तो यहाँ से सी से स्टार्ट करेंगे, सी डी बी होगा इधर से। ठीक है, सी डी बी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, यानी कि ए डी बराबर हम बी सी बोल सकते हैं। ए डी बराबर है बी सी का, ये गिवन दिया गया है। ठीक है, ये साइड इस साइड के बराबर है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर है डी सी का, ए बी बराबर है डी सी का। ठीक है, ये भी गिवन दिया गया है। ओके, और अब देखो ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, दोनों ट्रायंगल में ये जो बी डी साइड है ये कॉमन है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि बी डी, एक मिनट, बी डी बराबर है बी डी का, ये क्या है, कॉमन है, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन क्राइटेरिया मिल गया, ये साइड और ये वाला साइड, यानी ये तीनों साइड्स बराबर हो गया, यानी साइड 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 से ये दोनों ट्रायंगल को अब हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं। देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल का नाम ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल सी डी बी का। ठीक है, ट्रायंगल सी डी बी का क्यों कॉन्ग्रुएंट है भाई, तो भाई साइड साइड साइड, साइड 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 के द्वारा। और ये भी हम पता है कि जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इसके जो भी अपोजिट या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं या फिर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा ये इसके इक्वल हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होगा, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, इसका अगर हम नाम ले लें एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल सी जो है ये 90 डिग्री है एंगल ए का। ठीक है, तो एंगल ए बराबर एंगल सी का। ठीक है, एंगल ए बराबर एंगल सी, एंगल ए का 90 डिग्री है तो सी भी 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर ये भी 90 डिग्री कर दिए। क्यों, बाई सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दिया तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। समझ में आया? ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये ये यहाँ पर ये दोनों जो साइड्स है ये बराबर है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ए डी बराबर है ए बी का, यहाँ पर देख लो ए डी बराबर है ए बी का, ए डी और ए बी बराबर है, ऐसे ऐसे लाइन दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या कि एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर होगा, क्योंकि जो दो साइड्स बराबर होता है तो इसके सामने का जो एंगल्स होता है वो भी बराबर होता है, तो एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 4 के भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये है ट्रायंगल, ये देख लो ये ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल का जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है, पता है। तो अगर हम इन तीनों एंगल को जोड़ दें, एंगल 1 प्लस 90 प्लस एंगल 4, तो बराबर हो जाएगा 180 डिग्री का। यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब ये दोनों, यहाँ पे ध्यान देना, ये दोनों एंगल इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, इसको हम x मान लिए, तो यहाँ पर x लिख दिए 1 के जगह पे, प्लस 90 हो गया, और 4 को भी x लेंगे क्योंकि ये दोनों इक्वल है, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री। यहाँ पे x और x ये 2x हो गया, प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो गया।
ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 90 डिग्री, यानी 2x बराबर इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 90 डिग्री। अब 2 इसके नीचे आ जाएगा तो x का वैल्यू 90/2 काटेंगे तो ये 45 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 45 डिग्री निकल जाएगा। और x हमने माना था एंगल 1 और 4 को, देयरफॉर हम लोग यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 बराबर 45 डिग्री बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो यहाँ पे देखो एंगल 1 का देखो ये 45 डिग्री आया और एंगल 4 का भी ये 45 डिग्री आया। और चूंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी ये प्रूव करके दिखा चुके हैं कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि देयरफॉर एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 का, चूंकि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होगा और इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके बराबर होगा। तो 1 बराबर हो जाएगा 2 का और 3 बराबर हो जाएगा 4 का, एंड एंगल 3 बराबर एंगल 4 बाई CPCT। ठीक है, ये ऊपर में लिख देते हैं और इसी चीज़ को अब यहाँ पर भी हम लिखेंगे। ठीक है ना, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हम ऊपर में प्रूव कर चुके हैं एंगल 1 बराबर है एंगल 2 का, और 1 का वैल्यू 45 डिग्री है तो 2 का वैल्यू भी कितना निकलेगा, 45 निकलेगा। सेम इसी प्रकार से एंगल 4 का वैल्यू यहाँ पर 45 डिग्री निकला, 3 का भी 45 निकलेगा। ठीक है, क्योंकि एंगल 3 बराबर है एंगल 4 का तो ये भी कितना निकल गया, 45 निकलेगा। यहाँ पर लिख देना प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हमने प्रूव कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख देना प्रूव्ड अबव, ऑलरेडी हमने ऊपर में प्रूव कर रखा है। ठीक है, तो अब अगर हम ये ध्यान देना, ये दोनों एंगल को अगर हम जोड़ दें तो पूरा ये एंगल डी आएगा। ठीक है, दूसरा पेज हम ले लेते हैं, एक मिनट देखो। अगर हम पूरा एंगल डी ले, एंगल डी अगर हम पूरा ले तो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2। ठीक है, तो एंगल डी बराबर एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू कितना है, एंगल 1 और एंगल 2 का वैल्यू 45 डिग्री है। दैट मीन्स कि हम एंगल 1 के जगह पे 45 डिग्री और एंगल 2 के जगह पर भी 45 डिग्री लेंगे तो इसका हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि एंगल डी बराबर भी कितना निकला, 90 डिग्री। ठीक, इसी प्रकार से अगर अब हम ध्यान देना, अब अगर हम ये एंगल बी ले तो एंगल 3 और एंगल 4 को जोड़ेंगे, क्योंकि पूरा हमें लेना है एंगल बी, तो एंगल बी में ये दोनों एंगल आ जाएगा, एंगल 3 और एंगल 4। तो अगर हम एंगल बी निकालेंगे तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 करेंगे तो इसका भी 45 प्लस 45 डिग्री बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, मतलब कि एंगल बी का भी वैल्यू मेरा यहाँ पे निकल गया 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखो, और ये एंगल एक सी के बराबर तो ऑलरेडी हम यहाँ पे 90 डिग्री प्रूव कर चुके हैं। तो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं, और चारों साइड्स को भी हमने ऑलरेडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये स्क्वायर था तो चारों साइड्स तो ऑलरेडी यहाँ पर 90 डिग्री सॉरी चारों साइड्स इक्वल था तो ऑलरेडी तो ये चारों साइड इक्वल दे रखा है, तो सभी साइड्स इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, हेंस ABCD क्या है, इज अ स्क्वायर। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ABCD क्या है, ये एक स्क्वायर है। ABCD क्या है, एक स्क्वायर है, क्योंकि इसका सारा एंगल हमने 90 डिग्री प्रूव कर लिया है और सारा साइड्स तो ऑलरेडी गिवन इक्वल जो था क्वेश्चन में गिवन दिया ही था, इक्वल दिया ही था। तो सारा साइड्स इक्वल है, सारे एंगल्स इक्वल है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम स्क्वायर बोलेंगे। तो डेट्स इट, ये जो क्वेश्चन है ये हमने यहाँ पर कंप्लीट करा है क्वेश्चन नंबर 8 को। चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सीखते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल होगा अगर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर इसका अपोजिट साइड्स यानी ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये अपोजिट साइड ये साइड इस साइड के इक्वल हो, तो ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा। इसके आंसर को जस्टिफाई करो, इसके आंसर को जस्टिफाई करना है कि किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल होगा। अच्छा, हिंट दे रखा है कि इसका एक डायगोनल बनाओ, यहाँ पर हम एक डायगोनल इसका खींच लेते हैं और
चेक फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, यहाँ पर ये जो दोनों ट्रायंगल्स मिले, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करके चेक करो। तो जो गिवन दिया गया था कि ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसी को हम यहाँ पर लिखते हैं पहले गिवन में लिख लेते हैं कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल है, ये अपोजिट साइड्स इक्वल दे रखा है, यानी कि यहाँ पे इक्वल दे रखा है कि ए बी बराबर है डी सी का एंड ए डी बराबर है बी सी का, ए डी बराबर है बी सी का। ठीक है, यहाँ पे प्रूव करते हैं। ठीक है, प्रूफ क्या करना है, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, या फिर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, ऐसे समझ लो ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है। कैसे पता चलेगा, हिंट में इतना दिया हुआ है कि ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल का हम नाम ले लेते हैं, इन ट्रायंगल यहाँ से ले लेते हैं डी ए बी। ठीक है, ये डी ए बी लिए, तो यहाँ से इधर से हम ले लेते हैं सी बी डी। ठीक है, एंड ट्रायंगल, देखो एक यहाँ पे मैंने ये वाला लाइन जो था इसको लिए, फिर ये डबल वाला, तो ऐसे लेते हैं बी सी ए, पहले सिंगल वाला फिर डबल जाएगा, यानी बी सी डी लेंगे। ठीक है ना, ट्रायंगल बी सी डी, ये दोनों ट्रायंगल ले लिए डी ए बी और बी सी डी। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो क्या क्या आपको इक्वल दिखाई दे रहा है, तो ये साइड और ये साइड इक्वल है, ए डी बराबर है बी सी का, तो यहाँ पे क्यों बराबर है, गिवन लिख सकते हैं, गिवन है, गिवन दे रखा है। सिमिलरली ये जो साइड है इस साइड के इक्वल है, दैट मीन्स कि ए बी बराबर है डी सी का, ए बी बराबर है डी सी का, ये भी गिवन ही दिया गया है। और ये जो साइड है ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, यानी कि बी डी बराबर है बी डी का, यहाँ पर हम कॉमन लिख लेंगे। ठीक है, कॉमन, तो यहाँ पर ये साइड ये साइड ये साइड, ये तीनों साइड मिला, ये तीन क्राइटेरिया मिल गया, तीनों साइड्स है, तो ये हम बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल का नाम, ट्रायंगल डी ए बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी डी बाई साइड साइड साइड। ठीक है, साइड साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, इसका हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 1, इसका हम नेमिंग कर देते हैं एंगल 2। ठीक है, इसको 2 मान लेते हैं, एक मिनट 2 ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं 3 और इसको ले लेते हैं 4। ठीक, क्यों लिए हैं आगे समझ में आएगा, टेंशन मत लो। ओके, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो तो इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी इस ट्रायंगल का ये वाला जो एंगल होगा इस ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इसके इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 का, ये एंगल इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है ना, सेम इसी तरह से इसका इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है इसके इक्वल होगा, यानी 2 बराबर होगा एंगल 4 का, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 का। ठीक है, क्यों बराबर हुआ, तो बाई लिख दो सी पी सी टी, यहाँ पर भी वही चीज़, बाई सी पी सी टी से ये दोनों इक्वल होते हैं। समझ में आया। अच्छा, एक यहाँ पर ना आपको ट्रांसवर्सल का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। अगर दो पैरेलल लाइंस हो, जैसे ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हुआ, ठीक है, और अगर यहाँ पर इस तरह से दोनों लाइन को एक कट करता हो तो इसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। ये मैंने पीछे भी शायद समझाया था आपको। यहाँ पर ये जो फिगर है और ये जो फिगर है आपको सेम नज़र नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है। तो यहाँ पर देखो इधर वाला जो एंगल है ये एंगल 1 दे रखा है, और ये जो एंगल है यहाँ पर एंगल 3 दे रखा है। ये एंगल 1 और ये एंगल 3, सेम आपको सेम यही फिगर दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि चूँकि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस एंगल 1 बराबर है एंगल 3 का, देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये दोनों जो लाइंस हो जाएगा ये पैरेलल होगा। क्यों पैरेलल होगा, जब ये दोनों इक्वल होता है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होता है। ठीक है, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाते हैं, या तो इसका उल्टा बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल होता है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो चूंकि यहाँ पर ये दोनों इक्वल दे रखा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर हम बोल सकते हैं एंगल 1 और 3 अगर इक्वल दे रखा है तो ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लाइंस यही दोनों लाइंस है ना। ये देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं DC पैरेलल हो जाएगा AB का। देयरफॉर हम यहाँ बोल सकते हैं कि DC पैरेलल हो जाएगा AB का, ठीक है। सिमिलरली एंगल 2 अगर एंगल 4 के इक्वल दे रखा है, अगर एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल दे रखा है, देखो ये वाला कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐसे कट लगा हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ पर एंगल 2 है, यहाँ पर 2 है और इधर वाला 4 है, ठीक है ना। सेम यही वाला फिगर यहाँ पर बनाया हुआ है, यहाँ पर 2 4 है, यहाँ पे 2 4 है, इधर वाला ऊपर और यहाँ वाला देखो नीचे। तो अब यहाँ पर अगर ये दोनों इक्वल दे रखा है, यहाँ पर ये दोनों अगर यहाँ पर इक्वल दे रखा है, दैट मीन्स कि ये दोनों पैरेलल हो जाएगा। जब ये इक्वल दिया हुआ तो पैरेलल होगा, या फिर पैरेलल होता है तो ये इक्वल होता है, बस इतना समझना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि ऑल्सो कि एंगल 2 बराबर है एंगल 4 का। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एंगल 2 एंगल 4 के बराबर है, तो इस अनुसार भी हम लोग बोल सकते हैं। यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है, इसको दोबारा करने का ज़रूरत नहीं है, एंड इसी पे कर लेते हैं। एंगल 2 बराबर हो एंगल 4 का, ठीक है। एंगल 1 बराबर हो एंगल 2 का, एंगल 3 का, या फिर एंगल 2 बराबर हो एंगल 4 का। ट्रांसवर्सल तो यही है, तो यहाँ पर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, मतलब अपोजिट साइड्स ये पैरेलल हो गया, अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेलल हो गया। अच्छा, अपोजिट साइड्स इक्वल भी है, अपोजिट साइड्स यहाँ पे हमने पैरेलल भी दिखा दिया। तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल किस में होता है? पैरेललियोग्राम में, ठीक है ना। देयरफॉर हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि देयरफॉर कि ABCD क्या है? इज अ पैरेललियोग्राम, चूंकि यहाँ पर AB और DC पैरेलल भी है, पैरेलल हमने दिखा दिया, और इक्वल भी था। इसी तरह से ये दोनों भी पैरेलल इक्वल भी है, ये दोनों इक्वल भी है, और ये पैरेलल भी है। पैरेलल क्यों है भाई? ये दोनों पैरेलल क्यों है? क्योंकि देख लो यहाँ पर अगर हम ये अब इस तरह का ये वाला लाइन है और इसको अगर हम ऐसे लिए, ठीक है, ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये वाला जो एंगल 2 होगा इस एंगल 4 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल होगा। तो इस अनुसार से भी हम बोल सकते हैं, या फिर एंगल 1 ये वाला एंगल 1 एंगल 3 के बराबर हो, तो ये दोनों तो पैरेलल ही होगा ना। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि ABCD पैरेललोग्राम है। चूंकि DC पैरेलल है AB का, एंड ये भी लिख देना DC भी AB के पैरेलल है, AD भी BC के पैरेलल है, एंड AD भी। दैट्स इट, ये क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट हुआ। चलो आगे अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सीखते हैं बनाने के लिए। सो अब आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, विल द सम ऑफ द एंगल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल सच एज द फॉलोइंग वन ऑल्सो भी 360 डिग्री। जैसे कि हम जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का जो सम होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पर ये जो फिगर दे रखा है, क्या इस फिगर के भी सभी एंगल्स का जो सम है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल के भी सभी एंगल्स का सम 360 के बराबर होगा? फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज बाय कंस्ट्रक्टिंग दिस फिगर एंड मेजरिंग। तो इसका भी जो आंसर है वो आपको ज्योमेट्रिक रीजनिंग के अनुसार, कंस्ट्रक्शन के अनुसार, या फिर मेजरिंग के अनुसार आपको करके दिखाना है। तो इसी फिगर को देखो हमने यहाँ पर बनाया हुआ है। बनाना कैसे है? हमें प्रूव करके दिखाना है कि इसका जो एंगल का सम होगा वो 360 के इक्वल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। कैसे पता चलेगा? देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे शायद D दे रखा था, इसमें लाइन में D दिया हुआ है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम B और D को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो चीज़ हमने यहाँ पर करा वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे, ज्वाइन BD, ठीक है, ज्वाइन BD, ठीक है। अब इसके बाद इसका हम एंगल 1 मान लेते हैं, इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। इसको हम देखो ये आधा एंगल यहाँ से यहाँ तक का हम 1 माने हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 एंगल बट रहा है ना, और फिर यहाँ से यहाँ तक का हमने 2 माना है। सेम एज इट इज़ यहाँ पर भी 2 एंगल है, तो आधा एंगल को हम यहाँ पर 3 मान लेते हैं, और फिर ये आधा एंगल को हमने यहाँ पर 4 मान लिया, ठीक है। और ये सब बाकी जैसे का वैसे रहने दिए हैं, ओके। चलो अब आगे, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करा, BD को ज्वाइन कर लिया, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर अगर हम इस ट्रायंगल में देखें, इन ट्रायंगल ABD,
इस ट्रायंगल में देखना, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी डी वी हैव, ठीक है। यहाँ पे हमें पता है कि जो ट्रायंगल का जो सम होता है तीनों एंगल को जोड़ने पे 180 डिग्री आता है, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए करेंगे तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मान लेना। अब इधर वाला ट्रायंगल लेना, इन ट्रायंगल जैसे हमने यहाँ पर ए बी डी लिया तो इधर से हम सी बी डी ले लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल सी बी डी वी हैव, यहाँ पर एंगल 2 एंगल 4 को जोड़ेंगे और एंगल सी को जोड़ेंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर भी वैसे हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ते हैं तो LHS साइड वाला एक साथ जोड़ते हैं, जैसे इधर वाला सारा LHS वाला टर्म हुआ तो इन सबको एक साथ जोड़ेंगे, ठीक है। यानी एंगल 1 प्लस 3 प्लस एंगल ए, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ए, और इनको अब यहाँ पर जोड़ेंगे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल सी, और RHS वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो 180 दोनों में है RHS में, तो 180 प्लस 180 हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अब देखो एंगल 1 और 2 एक साथ है, तो क्या करते हैं हम एंगल 1 और 2 को एक साथ कर देते हैं, एंगल 1 और 2 को एक साथ कर देते हैं और ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। सेम इसी तरह से 3 और 4 भी एक साथ है, तो 3 और 4 को भी इसी तरह से एंगल 3 और 4 को भी हम एक साथ ले लेते हैं, और बाकी ये मेरा एंगल ए और सी बच गया, तो एंगल ए और प्लस में एंगल सी इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ो 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा 360 डिग्री। अब देखो एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे, ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, पूरा एंगल का नाम क्या है बी। एंगल 1 और 2 को जोड़ेंगे तो पूरा एंगल आ जाएगा, पूरा एंगल का नाम हो जाएगा एंगल बी, यानी इसके जगह पे हम एंगल बी लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ 3 और 4 को जोड़ेंगे तो ये पूरा एंगल डी आ जाएगा, पूरा एंगल डी आएगा, यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं एंगल डी, और एंगल ए और एंगल सी बच गया तो यहाँ पर एंगल ए और एंगल सी को रहने देंगे। अब इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एंगल ए को पहले कर देते हैं, फिर बी को लिखते हैं, फिर सी को लिखते हैं, और फिर डी को लिखते हैं, और इधर हो गया 360 डिग्री। तो बस यही लाना था ना, यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या इसके भी सभी एंगल्स को जोड़ने पे 360 डिग्री आएगा, तो देखो आ गया। इसके भी सभी एंगल्स को जोड़ने के बाद 360 डिग्री आया, तो यहाँ पे लिख देंगे यस, सम ऑफ ऑल angles of this quadrilateral is also equal to 360 डिग्री। बस आपको यहाँ तक लिखकर छोड़ देना है। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, एक लास्ट बच गया है क्वेश्चन नंबर 11। चलो इस क्वेश्चन को सीखते हैं बनाने के लिए। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 11 है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स ट्रू है या फिर फॉल्स है, एंड जस्टिफाई योर आंसर्स, और अपने आंसर्स को जस्टिफाई भी करो, अगर ट्रू है तो क्यों ट्रू है, या फिर फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी ए स्क्वायर। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल इक्वल हो और बाइसेक्ट करता हो तो वो जरूरी है कि स्क्वायर होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है कि जो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करता है या फिर बाइसेक्ट तो करता है, ठीक है, बट जो इंटरसेक्ट करता है ना वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। बट क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है कि ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहा हो। डायगोनल इक्वल होता है और बाइसेक्ट होता है, ये तो रेक्टेंगल में भी होता है। तो यहाँ पे हम आंसर में लिखेंगे कि जो स्टेटमेंट है फॉल्स है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है।
रेक्टेंगल में डायगोनल्स इक्वल होता है, बाइसेक्ट भी करता है, लेकिन वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट नहीं करता है। तो बोला गया है ये स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। स्क्वायर में ये यहाँ पर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हमने फिगर बनाया, ये जो डायगोनल्स है ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल्स इक्वल भी है, ये डायगोनल्स इक्वल भी है। बट यहाँ पर 90 डिग्री कहीं पर भी क्वेश्चन में जिक्र नहीं करा गया है। और स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में जो डायगोनल्स होता है 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करता है। समझ में आया? तो यहाँ पर दिया नहीं है, दैट इज़ वाई दैट इज़ नॉट स्क्वायर, इट इज़ रेक्टेंगल। सेकेंड क्वेश्चन में दिया गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल्स राइट एंगल हो तो वो एक रेक्टेंगल होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है। अगर 3 राइट एंगल है, यानी 3 एंगल अगर 90 डिग्री का है, तो फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि चारों एंगल्स का जो सम होता है क्वाड्रिलेटरल का 360 के बराबर होता है। और अगर हम 3 एंगल निकालेंगे तो 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 270 आएगा, और चारों एंगल का सम 360 के बराबर होता है। तो 360 में 270 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। 3 एंगल ऑलरेडी 90 डिग्री का दिया हुआ है, चौथा एंगल भी 90 डिग्री आ गया, और रेक्टेंगल में चारों एंगल्स 90 डिग्री का होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है, ट्रू लिख देंगे आंसर में ट्रू। इफ 3 एंगल्स आर 90 डिग्री, अगर 3 एंगल 90 डिग्री हो तो फोर्थ एंगल भी 90 डिग्री होगा, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। हैंस हम बोल सकते हैं कि जब चारों एंगल्स 90 डिग्री का आया तो ये रेक्टेंगल होगा। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का 3 एंगल्स 90 डिग्री करके हो, यानी राइट एंगल हो, तो वो मस्ट है कि वो रेक्टेंगल होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। थर्ड नंबर में है कि एक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। अब ये भी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है। देखो क्यों करेक्ट क्यों है बताता हूँ, समझना। बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स है अगर वो बाइसेक्ट करता हो, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो डायगोनल्स है ये बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाला बराबर, ये वाला बराबर। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम ही होगा। क्यों पैरेललोग्राम होगा? क्योंकि पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम में ये जो डायगोनल्स होते हैं ये बाइसेक्ट हो जाते हैं। ये डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ऐसे बाइसेक्ट तो स्क्वायर में भी होता है, बाइसेक्ट स्क्वायर में भी होता है, बाइसेक्ट रेक्टेंगल्स में भी होता है, बाइसेक्ट रोहम्बस में भी होता है। बट स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टियाँ होती है। स्क्वायर में यहाँ पर 90 डिग्री होता है, चारों इक्वल होता है। यहाँ पर रेक्टेंगल में भी अगर देखा जाए डायगोनल्स इक्वल होता है। इस तरह से इनमें और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। यहाँ पर 90 डिग्री इसमें होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो इसमें नहीं है। तो सिर्फ डायगोनल्स अगर बाइसेक्ट बोला जा रहा हो तो ये सफिशिएंट है ये प्रूव करने के लिए कि ये एक प्रकार का पैरेललोग्राम होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रहा है तो मस्ट है कि वो पैरेललोग्राम होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर मस्ट बी अ रोम्बस। किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो तो वो जरूरी है कि रोम्बस होगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल परपेंडिकुलर हो तो वो रोम्बस ही होगा। क्यों बताता हूँ, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्योंकि देखो हमने काइट के कंडीशन में भी इस चीज़ को पढ़ा था, काइट में भी पढ़ा था कि यहाँ पर इसके जो डायगोनल्स होते हैं ये 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री यहाँ पर बनता है। और रोम्बस में भी यहाँ पर बोला जा रहा है, रोम्बस में भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर ये 90 डिग्री होगा। तो ठीक है, रोम्बस में तो 90 डिग्री होता है, नो डाउट। क्वाड्रिलेटरल ये जो रोम्बस होता है तो रोम्बस में ये डायगोनल्स 90 डिग्री यहाँ पर होता है, परपेंडिकुलर होता है। डायगोनल जो होता है जिस जगह पे इंटरसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, नो डाउट। बट काइट में भी ये चीज़ होता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि ये मस्ट बी रोम्बस ही होगा, मस्ट बी रोम्बस होगा। जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं कि रोम्बस ही होगा, वो काइट भी हो सकता है। काइट में भी परपेंडिकुलर जो ये होते हैं ये जो भी डायगोनल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो ये आंसर लिख देंगे फॉल्स। ए रोम्बस ऑल्सो रिक्वायर्स इस डायगोनल्स टू बाइसेक्ट ईच अदर। रोम्बस होने के लिए सिर्फ 90 डिग्री ही हो जाए ये एनफ नहीं है। रोम्बस होने के लिए ये बाइसेक्ट भी होना चाहिए। जैसे काइट में ये बाइसेक्ट नहीं करता है, ये वाला और ये वाला दोनों अलग अलग
ये बाइसेक्ट नहीं करता, इसकी लेंथ अलग होती है, इसकी लेंथ अलग होती है। तो यहाँ पर देना चाहिए था कि जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट भी कर रहा हो, अगर बाइसेक्ट देता तब वो रोम्बस होता। ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। चलो अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर समझ लेते हैं। 5 नंबर में यहाँ पर दिया गया है कि अ क्वाड्रिलेटरल इन विच द अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, जिसके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो जरूरी है कि पैरेललोग्राम होगा। बिल्कुल सही है, अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हो, किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट एंगल्स इक्वल हो तो वो पैरेललोग्राम भी हो सकता है या होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ले लूँ, ठीक है, तो ये अब यहाँ पर अगर हम ABCD नाम ले ले, तो जैसा कि क्वेश्चन बोला गया है कि एक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो अपोजिट एंगल्स ये इक्वल है, इसका अपोजिट एंगल्स ये इक्वल है, यही यहाँ पर बोला ना, अपोजिट एंगल्स मस्ट बी पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। हालांकि अपोजिट एंगल्स रेक्टेंगल में भी इक्वल होता है, स्क्वायर में भी इक्वल होता है, रोम्बस में भी इक्वल होता है, बट ये सब क्या होता है, एक प्रकार का, ये सब भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ना, इन सब को भी हम एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ लिखेंगे कि आंसर में ट्रू बिकॉज इट इज़ एनफ टू प्रूव दैट इट इज़ ए पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया तो ये प्रूव करने के लिए एनफ है कि ये एक पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, तो बस इसका आंसर हमें ये लिख देना है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। दिया गया है ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ राइट एंगल, इज अ रेक्टेंगल। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल द एंगल्स आर इक्वल इज अ राइट एंगल। देखो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, ऊपर में भी मैंने सेम यही चीज़ बताया था कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर सारा एंगल्स इक्वल है तो वो राइट एंगल होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? तो इफ़ ऑल एंगल्स आर इक्वल ईच एंगल मस्ट भी, अगर सारा एंगल्स इक्वल हो, सारा एंगल्स इक्वल हो, जैसे ये रेक्टेंगल है, ठीक है, इसके सारे एंगल्स इक्वल है, जैसे ये मान के चलो x है, x है, x है, x है, तो टोटल कितना हो गया 4x, और चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, तो x का वैल्यू कितना हो गया 360/4, यही चीज़ हमने यहाँ पर लिखा है ना, काटेंगे तो कितना होगा 90 डिग्री। तो इफ़ ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल ईच एंगल मस्ट बी 90 डिग्री एंड अ क्वाड्रिलेटरल विथ 4 राइट एंगल इज अ रेक्टेंगल, और जिसका चारों एंगल 90 डिग्री हो वो क्या कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर ट्रू होगा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा एंगल्स इक्वल हो तो वो रेक्टेंगल होता है। हालांकि स्क्वायर में भी सारा एंगल्स 90 डिग्री होता है, स्क्वायर में भी होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स भी इक्वल होता है, बट यहाँ पर साइड्स के बारे में कुछ ऐसा दिया नहीं है। और ऐसे भी देखा जाए तो स्क्वायर भी एक स्पेशल प्रकार का रेक्टेंगल होता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्क्वायर भी एक प्रकार का रेक्टेंगल ही होता है। ठीक है, तो ये आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आपको लिख देना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में अब यहाँ पर दिया गया है आइसोस्केलेस ट्रापेजियम और पैरेललोग्राम। अब आइसोस्केलेस ट्रापेजियम क्या पैरेललोग्राम होता है? देखो इसका आंसर होगा फॉल्स, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रापेजियम जो होता है पैरेललोग्राम नहीं होता। आइसोस्केलेस ट्रापेजियम क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो नॉन पैरेलल साइड्स होता है, जैसे ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स है, ये दोनों इक्वल होता है, ऐसे ट्रापेजियम को हम आइसोस्केलेस ट्रापेजियम बोलते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है? क्योंकि पैरेललोग्राम में हमें 2 पेयर पैरेलल चाहिए, जैसे ये और ये पैरेलल, और अगर ये और ये पैरेलल होता तो इसको हम पैरेललोग्राम बोलते, बट इसमें ये और ये तो पैरेलल होता है, एक पेयर पैरेलल होता है लेकिन दूसरा पेयर पैरेलल नहीं होता है, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स होते हैं। तो इस वजह से आंसर में लिखेंगे फॉल्स बिकॉज इट हैज़ ओनली 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पेयर ही पैरेलल साइड्स होता है, लेकिन पैरेललोग्राम्स में 2 पेयर होते हैं पैरेलल साइड्स के, इसीलिए हम आइसोस्केलेस ट्रापेजियम को पैरेललोग्राम्स नहीं बोल सकते हैं। एंड दैट्स इट। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस थे फिगर इट आउट के, ये सारे क्वेश्चंस हमने करवा दिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आगे के भी चैप्टर्स के सॉल्यूशन को इसी तरह से अच्छे से समझना हो, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। ये जितने भी आगे के चैप्टर्स हैं, इन सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशंस को हम आगे के वीडियोस में बहुत ही अच्छे से समझेंगे। आपको करना क्या है, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं दूसरे वीडियोस में। थैंक यू, बाय बाय।